हेलो 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 प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी। जेई मेन पास में आ ही चुका है। आई होप आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से भरपूर क्वेश्चन लगा रहे होंगे। हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज पे काम कर रहे थे और उसी श्रृंखला में जो अगला हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आइए बिना समय बर्बाद किए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, स्क्वायर लूप of side L meters lying in XY plane in a region। XY प्लेन में एक स्क्वायर लूप है, वो लाई कर रहा है लाइक दिस। So this is x axis, this is y axis and this is z axis। और XY प्लेन में एक स्क्वायर लूप लाई कर रहा है लाइक दिस। ऐसे ये हमारा स्क्वायर लूप है। अब क्या बोला जा रहा है, अब एक मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में एस्टेब्लिश्ड है। एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इस रीजन में एस्टेब्लिश्ड है, कहीं दिस डायरेक्शन। ये 3D में है, राइट, दिस इज लाइक 3D। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बी। ऐसा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, फ्लक्स पूछा जा रहा है। नंबर वन चीज आपको यहाँ से समझनी है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर लूप है वो उसके परपेंडिकुलर होगा लाइक दिस, के कैप के अलोंग। अब स्क्वायर लूप की एक साइड का लेंथ कितना है, एल है। स्क्वायर लूप की एक साइड का लेंथ कितना है, एल है। दिस साइड इज एल। ठीक है, ये स्क्वायर लूप की एक साइड का लेंथ कितना है, एल। तो एरिया स्क्वायर लूप का क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा एल स्क्वायर के कैप। यस सर, एल स्क्वायर के कैप, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर टू, मतलब डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो आपको अगर पूछा जा रहा है क्या मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज आल्सो अ वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो है 2b0 आई कैप प्लस 3b0 जे कैप प्लस 4b0 के कैप डॉट एरिया वेक्टर क्या है, एल स्क्वायर के कैप। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, के का के साथ मल्टीप्लाई। तो 4b0 एल स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, फ्लक्स। ये हमारा क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। तो 4b0 एल स्क्वायर वेबर, ये हमारा आ जाएगा फ्लक्स। जो फ्लक्स होता है बेटा उसकी यूनिट होती है वेबर, डब्ल्यू बी, वेबर। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, ये भी ध्यान रखना। यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है, अ लूप मेड ऑफ स्ट्रेट एजेस हैज 6 कॉर्नर्स। तो 6 कॉर्नर है, एक लूप है जिसकी एजेस कैसी है, स्ट्रेट है। और वो कॉर्नर आपको दिख रहा है 3D में दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर 3D फिगर बना लेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। अब ए पॉइंट यहाँ पर है 0,0,0 पे। बी पॉइंट है L00 पे, ये L,0,0 पे। सी पॉइंट हमारा है LL0 पे, LL0, तो यहाँ पर। ठीक, तो ये ऐसा कुछ बन जा रहा है लाइक दिस। ये L,L00, ये है L,L,0।
दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। देन डी पॉइंट है 0 L 0 पे, तो ये डी पॉइंट हमारा, ठीक, ये हमारा डी पॉइंट है 0 L 0 पे। फिर क्या बोल रहा है, ई पॉइंट है 0 L L पे, तो 0 L L, तो एक्स की वैल्यू हाँ यहाँ पर आएगा 0 L इस वाले प्लेन में, लाइक दिस। लाइक दिस, ये है, ये हमारा कैसा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है ई, किस पे, 0 L पे। और फाइनली ये हमारा पॉइंट है एफ, 0 L पे। अब ये एक एरिया है, एक एरिया ये है, इन दोनों एरिया की बात हो रही है, यस, इन दोनों एरिया की बात हो रही है। अब हमको बताना है इस पूरे सरफेस से एरिया कितना पास होगा, यस। तो इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं जिसमें हमें क्लियरली दिखे दोनों सेपरेटली, ठीक है, इसको ग्रीन कर देते हैं। तो ये दो एरियाज हैं, इन दोनों एरियाज से टोटल फ्लक्स हमको बताना है, टोटल फ्लक्स हमको बताना है। और बी नोट कैसे एस्टेब्लिश्ड है इस एरिया में, इस रीजन में बी नोट कैसे एस्टेब्लिश्ड है, इस टाइप का सवाल ऑलरेडी आ चुका है। बी नोट कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा हमने दिखा दिया, कुछ 3D में है, नहीं आई और जे मतलब वाई के परपेंडिकुलर है, सॉरी, वाई के परपेंड आई और जे में है, तो आई और जे, आई और के सॉरी है ना, आई और के में उसका कंपोनेंट है सिर्फ, तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा टाइप का कुछ, ठीक, कुछ भी है, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड आप समझ रहे हो कि ऐसा है, ठीक, आई कैप प्लस के कैप, बी नोट आई कैप प्लस के कैप। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, यस। अब एक बात बताओ, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा L² के कैप A1, और ये एरिया कितना होगा, ये होगा A2 L² L² आई कैप। अब आपको फ्लक्स निकालना है तो कैसे करोगे, दोनों का फ्लक्स ऐड कर दोगे, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा, दोनों दोनों सरफेसेस का फ्लक्स ऐड करोगे। पहले सरफेस से फ्लक्स क्या आएगा, बी डॉट ए, तो बी नॉट आई कैप प्लस के कैप डॉट L² आई कैप। और दूसरे सरफेस से फ्लक्स कितना आ जाएगा, बी नॉट आई कैप प्लस के कैप डॉट L² के कैप, यस, ये आ जाएगा। और अब यहाँ से आप निकालोगे तो इसको डॉट करोगे तो आ जाएगा बी नॉट L², और इसका डॉट करोगे तो ये भी आ जाएगा बी नॉट L², तो नेट फ्लक्स हमारा आ जाएगा 2B0 L² वेबर। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल ऑलरेडी जेई में आ चुका है, इट हैज ऑलरेडी कम, इससे भी बल्कि एक स्टेप ऊपर वाला सवाल, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल बेसिक सवाल होते हैं, ये आपको आने चाहिए, ये जेई में ऑलरेडी आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब बोल रहा है सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, कैसे रोटेट हो रही है, अपने एक्सिस के अबाउट, इसका एक्सिस कैसा है, ये है, दिस इज द एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट की जा रही है, राइट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, रोटेटेड अबाउट इट एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया जा रहा है। A wire is connected from the axis as in made to touch the cylindrical surface। अब ये वायर है बेटा, ये एक्सिस से ऐसे इज कनेक्टेड फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से ऐसे कनेक्टेड है, और ये सिलिंड्रिकल सरफेस को टच कर रहा है,
अब हमको बताना है कि करंट का डायरेक्शन एमीटर में कैसा दिखेगा। यस, एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर कुछ ऐसी होंगी। ठीक है, कुछ ऐसी, लाइक दिस, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ और साउथ पोल से अंदर की तरफ। लाइक दिस। अब आप अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को इस डायरेक्शन में घुमा रहे हो, ऐसा 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 घुमा रहे हो, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, चार यहाँ से निकल रही, चार यहाँ अंदर जाएंगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस डायरेक्शन में घुमाने से मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज रहेगी। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस का नो इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यस, और जब मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो नो इफेक्ट ऑन फ्लक्स। अब हमको मालूम है लेंज लॉ से, किससे? लेंज लॉ से, कि फाई मतलब ई वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ई क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और करंट होता है ई अपॉन आर, जो भी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कराना है, मतलब 1/r डी फाई बाई डी टी। अब अगर फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये वाला जो टर्म है डी फाई बाई डी टी, ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, तो करंट भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो जो एमीटर है उसमें कैसी रीडिंग दिखेगी? जीरो रीडिंग दिखेगी। तो नो करंट थ्रू एमीटर, ऑप्शन बी इज द आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू कॉइल्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। ठीक, a current starts flowing in the B as shown in the figure। अब करंट B में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग मतलब B में पहले करंट नहीं था, फिर स्टार्ट हो गया। व्हेन A मूव टुवर्ड्स B, ठीक, मतलब जब A B की तरफ आया तो करंट ऐसा फ्लो हो गया। ठीक, अब हमको ये बताना है, अच्छा फिर जब A को जब हम B की तरफ ला रहे थे तो ऐसा करंट फ्लो हो गया जैसा दिखाया गया, मान लो करंट आई ऐसे फ्लो हो गया। जब A रेस्ट पर आया तो ये करंट भी फ्लो करना बंद कर दिया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि, क्या पूछा जा रहा है? ए में कैसा करंट होगा, ए में करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की। मान लेते हैं ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है और वो इस तरह से करंट को फ्लो करा रही है, उसमें ऐसे फ्लो हो रहा है करंट। ठीक, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी। ठीक, डायरेक्शन ऐसा होगा। ऐसा, और इस तरफ कैसी होंगी? इस तरफ कैसी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इस तरफ भी ऐसी ही होंगी। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये इमेजिन होना चाहिए, ऐसी सर्कुलर फॉर्म। अब मैं हाथ से बना रहा हूँ फिगर, थोड़ा 19-20 होगा तो आप समझ जाना ना। अब ये डायरेक्शन भी ऐसी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, ये डॉटेड फिगर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई, लाइक दिस विल बी द डायरेक्ट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ बीच में से भी कुछ ऐसे
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, लाइक दिस। और नीचे से सिमिलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर भी एंटर करेंगी, ऐसे एंटर करेगी, ऐसे एंटर करेगी। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम। जिस बच्चे को ये चीज नहीं समझ आई वो इस सवाल को समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा उसको। अब सवाल हो गया खत्म। जिसको ये पता है तब सवाल खत्म। कैसे खत्म देखो भाई, कैसा बोला जा रहा है, जब ए को मूव कराया गया तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब कहाँ, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। कैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का मतलब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का मतलब क्या है कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, तभी तो आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। यस, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने कब बढ़ी होगी, जब इस ये वाला पॉइंट से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जानी चाहिए ऐसे। तो आप ये देख रहे हो ऐसे जानी चाहिए अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट कैसा फ्लो होना चाहिए इस वाले पॉइंट से, कुछ ऐसा। जब ऐसा करंट फ्लो होगा तो इस वाले पॉइंट, मतलब इस कॉइल की वजह से यहाँ पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और जब ये कॉइल पास में आएगी इस दूसरी कॉइल के, बी कॉइल के, तो ये अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। इस डायग्राम से आप समझो कि यहाँ पे देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो जब ये वाली कॉइल है जब ऐसे रखी हुई है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाती हुई दिखेगी। यस, इसकी वजह से कॉइल अंदर की तरफ जाते हुए दिखेगी। जब आप इस कॉइल को पास में लेकर आओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो इसको अपोज करने के लिए इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो इस वाली कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो एक कांस्टेंट करंट एंटी क्लॉकवाइज इसमें फ्लो कर रहा है। अब चूंकि ये मैग्नेटिक ये वाला कॉइल बाहर आ रहा है, अंदर की मतलब इसके पास में आ रहा है, तो चूंकि ये पास में आ रहा है इसलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। यस, चूंकि ये पास में आ रहा है इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को रोकने के लिए एक आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए करंट आई इंड्यूस हुआ। तो ये एक रिवर्स क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन आपकी बुक्स में रहता है उसका जनरल उसका एक रिवर्स पार्ट था ये। ठीक, चलो अब आ जाते हैं इस पे, सेल्फ इंडक्टेंस पे। क्या बोल रहा है भाई, हाँ, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है उसके बारे में उसने बात की। यस, ठीक, तो इसका आपको सिंपली सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। यस, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, दिस इज टॉक्ड अबाउट, नहीं नहीं क्या बोल रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए विथ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स एन इंक्रीजेस। ठीक, अब सेल्फ इंडक्टेंस जो कॉइल का होता है, यस, सेल्फ इंडक्टेंस जो कॉइल का होता है वो होता है एल इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए इंटू एल, ये होता है। यस, और यहाँ पे एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब एन अपॉन एल। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और ये है लेंथ। तो ये स्मॉल एन क्या बन गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे हमको सेल्फ इंडक्टेंस क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन अपॉन एल ए इंटू एल। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन स्क्वायर ए बाई एल, ये हमको मिल जाएगा इंडक्टेंस। ठीक, ये हमको मिल जाएगा इंडक्टेंस। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। ठीक,
अब बस बात खत्म। अब इसको देख लो और बता दो क्या ऑप्शन सही होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या बोल रहा है? एल एंड, अब ये बोल रहा है सेल्फ इंडक्टेंस जिसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, इंक्रीजेस, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस कब बढ़ेगा, सेल्फ इंडक्टेंस कब बढ़ेगा अगर हम ए को बढ़ाएंगे और एल को कम करेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि आपको ए को बढ़ाना पड़ेगा, एल को कम करना पड़ेगा, तो ए गलत हो गया। ए को बढ़ाएंगे, एल को कम करेंगे, ये सही हो गया, बी ऑप्शन सही है। अगला क्या हो रहा है? एल को बढ़ाएंगे, एल को बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस कम होगा, तो ये भी गलत हो गया। बोथ एल एंड ए डिक्रीज, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल प्लेट इज गेटिंग हीटेड, इट कैन बी बिकॉज। अब यहाँ पर एक मेटल प्लेट है भाई साहब, एक मेटल प्लेट है, लाइक दिस, लाइक दिस, है ना, एक मेटल प्लेट है। अब बोला यह जा रहा है कि मेटल प्लेट ही हीट हो रही है, क्यों हो रही है? ठीक, तो अगर हम, अब ये चूंकि मेटल प्लेट है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस हो रहा होगा। अगर हम मान लेते हैं कि इसके एक छोर से एक करंट आई इसको दे दें, और मान लेते हैं दूसरे छोर से करंट आई ये वापस ले लें, तो ये तो मेटल है, तो ये करंट आई इसके अंदर जाके फ्लो करेगा, और जब ये करंट आई इसको जाके फ्लो करेगा तो हीट डिसिपेशन भी करेगा, हीट डिसिपेट भी करेगा। तो हीट आई स्क्वायर आर टी के रेट से ये डिसिपेट करेगा, तो ये मेटल प्लेट क्या हो जाएगी? हीट होगी कि नहीं होगी? यस होगी, क्योंकि मेटल प्लेट मेटल से बनी, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये बात तो सही है। यस। अब मान लो इसको हम एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो जो टाइम वेरिंग है, कांस्टेंट नहीं है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे रख दिया। ठीक, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जब इसके अंदर हम डालेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। और उस फ्लक्स चेंज की वजह से इसके अंदर एक एक एडी करंट जनरेट होगा कि नहीं होगा? यस सर, बिल्कुल होगा, ये एडी करंट। ये एडी करंट कैसा होगा? जो इस मैग्नेटिक फील्ड की चेंज को अपोज करेगा। मान लेते हैं अंदर की तरफ फील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मान लेते हैं ये फील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग फील्ड, टाइम वेरिंग फील्ड इंक्रीजिंग है, तो एडी करंट एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो जाएगा। ऐसे एडी करंट जनरेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और अगेन ये क्या है? करंट है, तो चूंकि ये एक करंट है तो इस करंट से भी क्या होगा? हीट डिसिपेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भी बिल्कुल होगा। वैसे भी आपने पढ़ा है कि एडी करंट लीड्स टू एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस किस फॉर्म में करता है? वो हीट डिसिपेशन के फॉर्म में करता है। और हीट डिसिपेट अगर ये करेगा तो ये जो हमारी प्लेट है ये हीट अप होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो हमारा ऑप्शन बी भी सही है, हमारा ऑप्शन बी भी सही है। फिर क्या बोल रहा है? इट इज प्लेस्ड इन अ स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट वेरी विद टाइम। अब अगर स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम कह देते हैं जीरो, और इसको कह देते हैं एल। तो जीरो पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं बी नॉट है, तो एल पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? बी नॉट प्लस, मान लेते हैं लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है, तो बी नॉट वन प्लस अल्फा एक्स, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मान लो वेरी कर रहा है। अब चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में वेरी कर रहा है, मतलब टाइम में वेरी नहीं कर रहा है, स्पेस में वेरी कर रहा है, तो इसका जो फ्लक्स होगा इस सिस्टम के थ्रू वो कांस्टेंट होगा। वो फ्लक्स आप निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ये छोटा सा आपने स्ट्रिप ले लिया, आप क्या करोगे? छोटा सा ऐसा स्ट्रिप ले लोगे। यस, मान ले मैं लिख के दिखा देता हूँ। आप पे क्या करोगे? छोटा सा एक स्ट्रिप ले लोगे ऐसा, लाइक दिस, एक्स डिस्टेंस पे एक पतला सा ऐसा स्ट्रिप ले लोगे, दिस स्ट्रिप, कहाँ पर? इस एंड से एक्स डिस्टेंस पे। तो
फाई एक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बी नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स, ठीक है, इंटू एल डी एक्स। ये डी एक्स लेंथ का स्ट्रिप है और ये स्क्वायर साइड है, इसका एल लेंथ है। और फिर हम नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जीरो से एल इसको इंटीग्रेट कर देंगे कि नहीं। पर आप ध्यान दो, ये वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, ये वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी, ये वेरिंग नहीं है टाइम के साथ। आप चाहो तो कैलकुलेट कर भी सकते हो। तो यहाँ से बी नॉट इंटू एल बाहर निकाल लो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से एल। तो ये इंटीग्रेशन जब आप कर लोगे तो क्या आ जाएगा, बी नॉट इंटू एल, एल पुट करोगे यहाँ से तो एल प्लस अल्फा एल स्क्वायर बाई टू, तो हो जाएगा बी नॉट एल स्क्वायर 1 प्लस अल्फा एल बाई टू। ये हमको मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा। पर आप देख रहे हो ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये हमने क्या निकाला, इस पूरे सरफेस से फ्लक्स निकाला, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स निकाला। दिस इज फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स, एंड दिस फ्लक्स इज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। और जब ये फ्लक्स है कांस्टेंट तो कोई करंट जनरेट नहीं करेगा ये फ्लक्स, क्योंकि ये वेरी नहीं कर रहा। करंट कब जनरेट होता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है। ईएमएफ कब जनरेट होता है, जब फ्लक्स क्या करता है, वेरी करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है ईएमएफ। तो इस केस में कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा, एडी करंट जनरेट नहीं होगा, तो हीट डिसिपेशन भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, अ करंट इधर अल्टरनेटिंग पासिंग थ्रू द प्लेट। यस, अब अगर हम अल्टरनेटिंग का केस तो हमने ऑप्शन नंबर ए में, डायरेक्ट करंट का केस तो हमने ऑप्शन नंबर ए में ही देख लिया था। अब अगर हम अल्टरनेटिंग करंट भी यहाँ से पास करें, मतलब I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा कोई अल्टरनेटिंग करंट भी पास करें, तो भी इस केस में हीट जनरेशन होगा। एसी के केस में कैसे हीट जनरेशन होगा, वो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के रेट से हीट जनरेट करेगा। ये आपने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे आगे। तो अल्टरनेटिंग करंट भी जब हम पास करते हैं तो उससे एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है, हीट जनरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिंग करंट में हीट जनरेशन नहीं होता। यस, डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में हीट जनरेशन आधा होता है, पर हीट जनरेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल आल्सो बी करेक्ट। तो ये ऑप्शन आए, ये क्वेश्चन आए होगा, आप समझ गए होगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट, an EMF is produced in a coil which is not connected to an external voltage source. It can be due to, ठीक, इसके बाद कितने क्वेश्चन बचे हैं, दो क्वेश्चन और बचे। तो भाई एक कॉइल है ऐसी, दिस इज अ कॉइल, और इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, बट ये कहीं से भी किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो मैंने कोई वोल्टेज सोर्स बनाया भी नहीं। अब हमको बताना है कि किस वजह से ये हो सकता होगा, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। कॉइल इज बीइंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, सही बात। अगर यहाँ पर एक हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, ठीक है, तो जो फ्लक्स है बी हम कैसे लगा देंगे, एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी नॉट 1 प्लस अल्फा टी, लाइक दिस। ऐसे कोई अगर हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, अल्फा टी की पावर एन, ऐसा कुछ, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया इंटू बी नॉट 1 प्लस अल्फा टी की पावर एन, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो डी फाइव बाई डी टी जीरो नहीं आएगा, डी फाइव बाई डी टी जीरो नहीं आएगा। तो इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा, इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये बात एकदम सही है, ठीक। कॉइल इज मूविंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर कॉइल मूव भी कर रही है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, बट आपने मान लो कॉइल को मूव भी करा दिया, तो भी मूवमेंट की वजह से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दो दो कॉज होगा यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के, तो इसकी वजह से भी एक ईएमएफ जनरेट होने वाला है, बिल्कुल सही बात। कॉइल इज मूविंग इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मान लेते हैं ये फील्ड कांस्टेंट है, इफ फील्ड इज कांस्टेंट बी इज इक्वल टू बी नॉट, बट आप ऐसे कॉइल को मूव करा रहे हो, ये वाला केस आपने सॉल्व भी किया होगा क्लास में, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम v वेलोसिटी से ऐसे मूव करा रहे हैं, तो जब वो एंटर होगी और जब वो एग्जिट होगी फील्ड के अंदर, उस टाइम पर क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। यस, फिर बोला कॉइल स्टेशनरी इन एक्सटर्नली स्पेटियल वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विच डज नॉट विल चेंज विद टाइम। ये मैंने अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि स्पेटियली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल स्टेशनरी है
तो फ्लक्स जो है कांस्टेंट होगा, तो डी फाई बाई डी टी जीरो हो जाएगा। जस्ट पीछे मैंने कैलकुलेट किया। तो स्पेटियल मैग्नेट मतलब एरिया के हिसाब से वेरी कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। स्पेटियल वेरी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि एरिया के हिसाब से वेरी कर रही है। तो उसमें अगर कॉइल हमारी स्टेशनरी है तो फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो हमारा जो ईएमएफ होगा, जो जनरेट होगा उसमें, वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई माइनस डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ क्या होता है, वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो डी फाई बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो हमारा आंसर हमारा पे ए, बी और सी हो गया। यस। नेक्स्ट, अब बात हो रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, राइट। तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? यस। तो ये हो गया। ये दो कॉइल्स आपके सामने क्लियरली दो अलग अलग कलर्स आपको दिख रही हैं। यस। और आपको ये पता है कि ये अंदर वाली कॉइल का रेडियस क्या है। अंदर वाली कॉइल का रेडियस हमने मान लिया R1 है, और ये बाहर वाली जो कॉइल है इसका रेडियस है R2। इसका रेडियस है R2। इसका रेडियस है R2। यस। अब हमको इसका क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने ये पढ़ा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए फ्लक्स लिंकेज निकालना होता है। और फ्लक्स लिंकेज चाहे हम बाहर वाली कॉइल से अंदर वाली कॉइल पे निकालें, या अंदर वाली कॉइल से बाहर वाली कॉइल पे निकालें, दोनों ही केस में सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए कहाँ से आसान होता है, आपने पढ़ा होगा ये बात, बाहर वाली कॉइल से आसान होता है। तो हम बाहर वाली कॉइल में क्या करेंगे एक करंट आई फ्लो करा देंगे, एक करंट आई फ्लो करा देंगे। अंदर वाली कॉइल के लिए हम जो टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो मान लेते हैं N1, और बाहर वाली कॉइल के लिए टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम मान लेते हैं N2। यस। तो बाहर वाली कॉइल से हमने क्या करंट फ्लो कराया, बाहर वाली कॉइल से हमने करंट फ्लो कराया। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली कॉइल की वजह से, उसको हम क्या लिखेंगे, B2। वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू N2 इंटू I2। भाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड क्या होता है, वो होता है म्यू नॉट Ni। तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू Ni, तो यहाँ पे हमने आई करंट कहाँ से फ्लो कराया, बाहर वाली कॉइल से फ्लो कराया, तो N2 इंटू आई, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। यस, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। यस। अब अब हमको क्या निकालना था, फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकंड कॉइल। फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 1। ये जो पहली कॉइल है जिसको हमने इस ब्लू कलर से बनाया है, उससे फ्लक्स कितना लिंक हुआ, तो फाई 1, मतलब कॉइल 1 में जो फ्लक्स लिंकेज आया वो कितना आया, वो आएगा B2 इंटू A1। B2 कितना है सर, वो है म्यू नॉट N2 इंटू आई। यस सर। A1 कितना है सर, वो है N1 इंटू पाई R1 का स्क्वायर। भाई N टर्न्स हैं अगर पर यूनिट लेंथ, तो फ्लक्स लिंक N1 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपने ये बात पढ़ी है कि नहीं, कि अगर एक राउंड है तो एक बार फ्लक्स लिंक होगा, दो है तो दो बार होगा। ऐसे ही N बार है तो N बार हो जाएगा कि नहीं, N1 बार हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यस। अब इस फ्लक्स लिंक को हम क्या कह सकते हैं, M12 इंटू आई टू बोल, M12 इंटू L2 बोल सकते हैं कि नहीं। इस फ्लक्स लिंक को हम बोल सकते हैं M12 इंटू L2। M12 इंटू L2, ये हम इसको बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, इस फ्लक्स को हम बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, N12 इंटू N2 बोल सकते हैं। अब क्या करें,
अब इसकी लेंथ मान लेते हैं L है, इसकी लेंथ क्या है, L है। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट इंटू N2 इंटू L I इंटू N1 इंटू L पाई R1 स्क्वायर। ये हमको मिल जाएगा M12 इंटू L। L2 की वैल्यू क्या है L, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। यस, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। एक एक कट जाएगा। M12 हमको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट N2 N1 I, और पाई R1 स्क्वायर को हम क्या कह देंगे, A1। पाई R1 स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, A1। तो दिस इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, यही म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, M21 के बराबर भी हो जाएगा। मैंने बोला ना, चाहे यहाँ चाहे ब्लू कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पिंक निकालो या पिंक का विद रिस्पेक्ट टू ब्लू निकालो, दोनों सेम आता है। ये कंसेप्ट है। तो मैंने आपको पूरा डेरिवेशन बता दिया। अब आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। यस, ऑप्शन बताना है आपको। पहला ऑप्शन, इंक्रीजेस व्हेन दे आर ब्रॉट नियरर। इनको जब हम पास में लाएंगे तो इंक्रीज होगा। यस, बात सही है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लक्स लिंक है ये मैक्सिमम हो जाएगा, उसके इसमें फ्लक्स लिंक बढ़ेगा। अगर मान लो दो कॉइल दूर दूर रखी है, मान लो ये दो कॉइल ऐसे दूर दूर रखी है, ऐसे एक रखी है, एक बहुत दूर ऐसे रखी है, तो फ्लक्स लिंक नहीं हो पाएगा। जब आप इसको पास में लाओगे तो फ्लक्स लिंक क्या होगा, बढ़ेगा। और जब एक को दूसरे के अंदर डाल दोगे इस तरीके से, तो फ्लक्स लिंक इस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स लिंक आ जाएगा। तो जब आप कॉइल्स को पास में लाओगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा, ये बात सही है। डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, ये बात भी, ये बात, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये M12 इंटू L2 नहीं होता है, माय बैड। ये होता है I, करंट से मल्टीप्लाई करते हैं, करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, गलती से लिख दिया। ठीक है, माय बैड माय बैड। ये वाला जो L है ना, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, N2 इंटू L इंटू आई। यस, अब ये I से I कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर माय बैड, करंट पे डिपेंड नहीं करता बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यू नॉट इंटू N2 इंटू N1 इंटू L स्क्वायर इंटू A1, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है। तो करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता म्यूचुअल इंडक्टेंस, डज नॉट डिपेंड अपॉन द करंट। आप यहाँ पर देख सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कॉइल्स। N1 N2 LA पे डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ द कॉइल एंड द मटेरियल इन द बिटवीन देम। इनके बीच में क्या मटेरियल है, यहाँ से जैसे इस केस में एयर है तो यहाँ म्यू नॉट आया। तो डायमेंशन ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करता है, किस पे, डायमेंशन ऑफ द कॉइल पे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये आई होता है, M12 इंटू आई होता है फ्लक्स लिंकेज। ठीक, increases when one of them is rotated about its axis, increases when one of them is rotated about its axis। अब सोचो, इसको अगर मैं रोटेट कराऊंगा तो फ्लक्स लिंक बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो M12 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसे रोटेट कराने लगोगे, ऐसे ऐसे घुमाने लगोगे, तो फ्लक्स लिंकेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इस सेम एज 1 to 1, हाँ ये बात सही है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि M12 और M21 दोनों बराबर होते हैं, दिस इज कॉन्सेप्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये मैंने आपको विद डेरिवेशन बता दिया पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A circular coil expands radially in a region of magnetic field। तो किसी रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही थी, ऐसे ऐसे, और इस रीजन में एक सर्कुलर कॉइल रखी हुई थी, ऐसे। और ये क्या हो गई, ये एक्सपेंड हो गई बेटा, ये हो गई एक्सपेंड, लाइक दिस। ये एक्सपेंड हो गई, मतलब ये पहले इतनी थी, मान लीजिए इसकी पहले रेडियस R1 थी, ये एक्सपेंड होके कितनी हो गई, R2 हो गई। अब बोल रहा है नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। अब ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड जरूरी नहीं कि ऐसी ही हो, ये फील्ड को हम मिटा सकते हैं। फील्ड ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि फील्ड कैसी है, पर आपको बस ये दिखा समझना है कि एक्सपेंड हो गई। और क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप नहीं हुआ।
इस कॉइल के अंदर, नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। तो अब ये क्यों होगा, ये क्यों हुआ होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। यस, अब बोल रहा है दिस इज बिकॉज, ठीक, द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अब यहां पर दो चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है तो भाई फ्लक्स लिंकेज तो वैसे भी जीरो है, और इसके एक्सपेंड होने के बाद भी फ्लक्स लिंकेज जीरो होगा, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया, तो कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप नहीं होगा। बट अगर वही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है तो फ्लक्स में चेंज आएगा और ईएमएफ जनरेट होगा। तो ए ऑप्शन में हमको ये नहीं बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल। तो ये वाला ऑप्शन हम गलत मान लेंगे क्योंकि क्लियर नहीं किया गया कि कैसे लग रही है। अब बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम प्लेन एज द कॉइल एंड इट मे और मे नॉट वेरी। अब ये ऑप्शन समझे क्या बोल रहा है, सेम प्लेन में है, जो पहला वाला ऑप्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे या ना करे, फ्लक्स लिंकेज क्या है इसका, जीरो है। फ्लक्स लिंकेज क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे बी और एरिया के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो बी इंटू ए इंटू कॉस 90, तो ये हमारे पास फ्लक्स लिंकेज क्या है, जीरो। तो फ्लक्स लिंकेज जीरो है, तो ये एक्सपेंड करने के बाद भी फ्लक्स लिंकेज जीरो ही होगा, तो डी फाइव बाई डी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स का लिंकेज ही नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड हैज अ परपेंडिकुलर component whose magnitude is decreasing suitably to the plane of coil, perpendicular component to the plane of coil, ठीक। whose magnitude is decreasing suitably, ये ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पे वर्ड लिखा whose magnitude is suiting, मतलब इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कॉइल की तरफ, ये बोल रहा है ऑप्शन में। देखो समझो बात को, कॉइल के अंदर के लिए एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ऐसा, पर वो इस तरह से वेरी कर रहा है सच दैट टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल रिमेन्स कांस्टेंट। यही मीनिंग है इस लैंग्वेज का, कि ये इस तरह से वेरी कर रहा है कि इस पूरी कॉइल से जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। सूटेबली बोला है ना, वेरी सूटेबली, तो उस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा जनरेट, जो इसके अंदर होगा वो जीरो होगा, ठीक। फिर आखिरी पॉइंट में बोला देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा ना। कैसे, पहले फ्लक्स लिंकेज कितना था, इनिशियल फ्लक्स लिंकेज कितना था, वो था पाई आर वन स्क्वायर इंटू बी नॉट, और फाइनल फ्लक्स लिंकेज कितना हो गया, वो होता हो गया पाई आर टू स्क्वायर इंटू बी नॉट। तो आप क्लियरली देख रहे हो फ्लक्स लिंकेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि आर वन से आर टू गए हैं तो बढ़ा है, एरिया बढ़ा है। तो सॉरी, ये फ्लक्स लिंकेज है ना, तो बी एफ नहीं, फाई फ्लक्स लिंकेज पहले इनिशियली कितना था, पाई आर वन स्क्वायर इंटू बी नॉट, और फाइनल फ्लक्स लिंकेज कितना हो गया, पाई आर टू स्क्वायर इंटू बी नॉट। तो फ्लक्स लिंकेज चेंज हुआ है, फ्लक्स लिंकेज चेंज हुआ है, पाई एफ माइनस पाई आई से निकाल सकते हो कि फ्लक्स लिंकेज जो है चेंज हुआ है, तो पाई बी नॉट आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर हो गया। तो चूंकि फ्लक्स लिंकेज चेंज हुआ है तो देयर विल बी एन ईएमएफ जनरेटेड, ईएमएफ जनरेट होगा इस केस में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो बी और सी हमारा सही ऑप्शन हो गया। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, अच्छे सवाल थे एग्जाम्पलर के, काफी कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। अपनी तैयारी करते रहें, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाए रहें, टेस्ट देते रहें, प्रैक्टिस और खुद से ज़रूर करें, ठीक है बेटा। बाकी आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।